एक बार फिर आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री के कम्युनिकेशन सलाहकार श्री पंकज पचौरी हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 सालों के सफर की। पंकज जी, आप इन 10 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है आप क्या मानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की? प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका के साथ में न्यूक्लियर डील हुई थी, परमाणु संधि हुई थी, उसको वो मानते हैं। लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ उठाई, दो चीज़ें हो सकती हैं उसमें कि एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, वो सवाल उसमें रह गया। अगर आप देखें तो एक परमाणु जो संधि थी वो बड़ी चीज़ थी। लोग कहते हैं कि उसका ज़्यादा फायदा जो है हिंदुस्तान को नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि विपक्ष कहता है कि आप देखिए, अगर परमाणु संधि अगर सबसे बड़ी उपलब्धि है तो दरअसल अगर हम देखें तो परमाणु जो हमारी उत्पादन है, ऊर्जा उत्पादन नहीं बढ़ा है, कोई बहुत बड़ा करार भी हमारा किसी के साथ नहीं हुआ। तो क्या ये जस्टिफाई कहना है कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? परमाणु जो संधि हुई थी वो सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी कि आप परमाणु संयंत्र हैं वो खरीदें और उनसे परमाणु बनाएं, वो एक उसका बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन उसके साथ में कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हिंदुस्तान ना तो बेच पाता था और ना खरीद पाता था विदेशियों से। वो चीज़ें जो हैं उनका स्तर जो है बढ़ता गया। अगर आप उठा करके देखते हैं हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं इस समय, इसकी वजह से और कोई लगभग दुगने से ज़्यादा हो गए हैं पिछले 10 साल के अंदर। और साथ ही कई चीज़ें ऐसी जो हम इंपोर्ट नहीं कर पाते थे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्ट्रेटेजिक मामलों की टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो हम कर पा रहे हैं। ये संधि आगे भी जारी रहेगी और बहुत जल्द जिस तरह से बातचीत पिछले हुई है, हमने तमाम मुल्कों से, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फ्रांस हो, अमेरिका हो, रूस हो, उन सब से इस संदर्भ में बातचीत हुई है और वो चीज़ें आगे बढ़ी हैं और इसके जो हासिल हैं, इसके जो हल हैं और इसकी जो कामयाबी है वो आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। घरेलू मोर्चे पर आप बता रहे थे कुछ उपलब्धियों के बारे में। हाँ, घरेलू मोर्चे की जो उपलब्धि है, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो गरीबी के बारे में, कि जिस तरह से मनरेगा से गरीबी हमारे मुल्क में कम हुई है वैसा कहीं पर भी नहीं देखा गया। 14 करोड़ आप समझ लीजिए कि कई सारे जो मुल्क हैं यूरोप के, उनको मिला करके उनकी आबादी इतनी होती है और ये चीज़ें आगे जारी रहेंगी। अभी सरकार ने फैसला किया है कि 100 की जगह 150 दिन का काम जो है वो दिया जाएगा और उससे फ़ायदा ये होगा कि जो ग्रामीण लोग हैं, अगर उनको काम नहीं मिलता है, जब फसल कटाई नहीं होती है, तो उसके दौरान उनको और फ़ायदा वो उठा सकते हैं। ये एक एंटाइटलमेंट है, एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास में है, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको नहीं उठाना चाहते, आपको कहीं पर और नौकरी मिल गई है तो आप वहाँ चले जाएंगे। एक तरह से ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो आपको जो मिल रहा है। हाँ, किसानों को देते हैं, ये मिनिमम वेज एक लाइन है मनरेगा जो दी जाती है। लेकिन एक बात, करप्शन को लेकर बहुत सवाल उठते रहे। 2G घोटाला हमने देखा, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात हुई, कोयला घोटाले का मामला आया, लगातार प्रधानमंत्री विपक्ष के और मीडिया के निशाने पर आए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने उसको 2009 की चुनावी जीत से जोड़ दिया। फिर मीडिया ने लगातार उस पर जो रिपोर्टिंग की, मीडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को अपने शासनकाल में जो कुछ हुआ उसकी आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी चाहिए? मैं आपको बताऊं कि मीडिया ने सिर्फ उनका जो जवाब था उसकी बात करी। प्रधानमंत्री ने मीडिया से जो सवाल जवाब हुए थे उससे पहले बाकायदा एक स्टेटमेंट पढ़ा था। उस स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ये आरोप हैं भ्रष्टाचार के, उसमें कि उनको सुधारने की पूरी कोशिश की गई है। 3 बड़ी चीज़ें आपने बताई, एक कोयले के बारे में, एक स्पेक्ट्रम के बारे में, एक लैंड के बारे में। ये सारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं जो राष्ट्र के होते हैं और इनको देने में प्राइवेट हाथों में गड़बड़ियाँ हुई, परेशानियाँ हुई। इन तीनों चीज़ों के ऊपर आप देखें पिछले 10 साल में, तो अब जो ऑक्शन जो कि सरकार चाहती थी और जो सरकार ने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस सब में, वो सब लागू हो गया है। आप देखिए कि 2 बार 2G का ऑक्शन हो चुका है और उसकी जो सही प्राइस है, प्राइसिंग जो मार्केट में है, वो सामने आ चुकी है। कोयले के ऑक्शन शुरू हो गए हैं और यही सरकार वो कानून लेकर के आई। और लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है वो अब आ गया है। तो भूमि के जितनी भी चीज़ें हैं, हालांकि जो भूमि का मामला है वो ज़्यादातर स्टेट्स के से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो बाकायदा लागू किया जाता है, जो सही मुआवजा, चाहे वो किसान हो उसको और चाहे वो शहरों के लोग हों उनको, उसको वो मिल सकता है। तो ये तीनों चीज़ें वो हैं। मोटी बात मैं इसमें आपको बताऊँ, एक तो आपकी नीयत जो थी वो खराब नहीं थी, नीयत आपकी ठीक थी।
परेशानियां हो सकती हैं, गड़बड़ियां हो सकती हैं, जिस पर अब अदालतों में केस चल रहे हैं, कोयले में भी चल रहे हैं, 2G में भी चल रहे हैं। और उसके बाद में आपने ये किया कि आपने उसको सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कानूनन बाकायदा कदम उठाए और उनको लागू किया। प्रधानमंत्री की छवि को लेकर आज तक कोई आरोप नहीं कोई लगा सकता है, उनकी छवि बहुत साफ सुथरी रही है। लेकिन 2004 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो एक आश्चर्य लोगों को हुआ था, बल्कि ये कहना चाहिए सुखद आश्चर्य हुआ था। लोगों ने सोचा कि एक बहुत बेहतरीन बेदाग छवि के व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जो अर्थशास्त्री हैं, दुनिया जिनको इतना बड़ा अर्थशास्त्री मानते हैं, वो देश की बागडोर संभाल रहे हैं। लेकिन 2014 आते आते प्रधानमंत्री की छवि कुछ ऐसी बन गई है, मीडिया के अगर नजरिए से देखें खास करके, कि वो निर्णय नहीं लेते, वो अक्सर खामोश रहते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कोई निर्णायक कदम नहीं उठाते, वो कोई फैसले नहीं लेते। इस तरह की छवि बन गई, ऐसा क्यों हुआ? देखिए 10 साल तक अगर एक दल, मैंने कहा मैं राजनीति की ज़्यादा बात आपसे नहीं करूंगा, सत्ता में रहता है तो जाहिर है कि उसके खिलाफ जो प्रचार है वो भी बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि दुष्प्रचार जो वो हुआ है, कई जगह चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है, उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी। तो उसका असर आपको पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर है कि हर एक चीज़ की जिम्मेदारी उस पर डाली जाएगी। इसमें एक चीज़ जो है वो मीडिया भी कभी कभी नहीं समझता और आम लोग तो बहुत ही कम समझते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो एक ऑटोक्रेसी नहीं, इसमें एक आदमी का जो अधिकार है या उसकी जो मनचाही है वो नहीं हो सकती। आप एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हैं, उसमें भी आप एक कोलिशन चला रहे हैं, सबको साथ लेकर आपको चलना पड़ता है। और उसकी वजह से कभी कभी ये भी हो सकता है कि कुछ निर्णय है उन्हें लेने में देर हो, कंसल्टेशन जरूरी है और कंसेंसस जो है वो जरूरी है। पार्लियामेंट जब होती है, तमाम बिल आप देख सकते हैं कि पूरी एक लिस्ट है बिलों की जो पास हुए। राइट टू एजुकेशन इस 15वीं लोकसभा में पास हुआ, लोकपाल इस में पास हुआ, तेलंगाना जो है इसमें पास हुआ, और लैंड एक्विजिशन बिल इसमें पास हुआ। बड़े बड़े बिल पास हुए, लेकिन उनकी जो प्रक्रिया थी उसमें बहुत लंबा समय लगा। उससे लोगों को लगता है कि भाई काम नहीं हो रहा है, पैरालिसिस हो गया है। लेकिन एक जनतंत्र का मतलब ही यही है कि आप सब से बात करेंगे कम से कम, और अगर सब में एका ना भी हो तो कम से कम अधिकतम लोग, अधिकतर जो चाहे वो पार्टियां हों और चाहे वो सांसद हों, उनमें इस बात का हो। लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। आपने लोकतंत्र की बात की तो 2004 में कांग्रेस की जो सीटें थी 2009 की अपेक्षा देखें तो काफी बढ़ गई, करीब करीब 145 से 206 सीटें पहुंची। और साफ तौर पर लोग कहते हैं उसमें प्रधानमंत्री की छवि और उनका जो UPA 1 का काम था उसके कारण काफी कुछ हुआ। लेकिन बाद में बहुत से लोग कहने लगे कि मुश्किल समय में जब सरकार पर हमले हुए तो पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के साथ खड़ी नजर नहीं आई। ऐसा आपको कभी महसूस हुआ? प्रधानमंत्री को कभी महसूस हुआ? प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है इस बात के बारे में कि उनको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रक्रिया है कंसल्टेशंस की, सलाह मशवरा की, वो बहुत ज़रूरी है और वो सलाह मशवरा लेते हैं। और उन्होंने इस बात का बिल्कुल आप उनका उठा के देखें अगर, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि उनको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पार्टी उनके साथ नहीं थी और पार्टी को वो साथ लेके चले हैं और पार्टी भी उनके साथ। पर जो वो कहते हैं कि वो सलाह मशवरा करते हैं, खास करके कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से हर सलाह मशवरा करके फैसले करते हैं, तो विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री ने सत्ता के 2 केंद्र बना दिए और एक तरह से जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा का उन्होंने नुकसान किया। ऐसा रहा क्या? भाई हर एक प्रधानमंत्री अगर आप देखें हमारे इतिहास में, उसने अपनी कैबिनेट, अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत की है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो। बातचीत करके, सलाह मशवरा करके आगे चलते हैं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, सलाह मशवरा के लिए बाकायदा एक मैकेनिज्म बनाया गया था, NAC, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, क्योंकि सरकार जो है वो कितनी भी दुरुस्त हो उसको सलाह की आवश्यकता होती है। और उस NAC को अगर आप देखें तो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, लैंड एक्विजिशन है, तमाम ट्राइब जो आदिवासियों के अधिकारों की बात है, ये सारी चीज़ें उसी सलाह मशवरा से और उसी NAC से आई हैं। जो आज हम कहते हैं कि बहुत बड़ा काम जो है सरकार ने किया है, ये उसी से शुरू हुई है पूरी प्रोसेस, और इसका मतलब उसका लाभ हुआ है। एक बात आम जनता के हिसाब से मैं पूछूं, आम जनता को लगता है कि प्रधानमंत्री जो है वो बोलते नहीं है। UPA 1 में अगर कहें तो जब उसके बाद चुनाव हुए तो ये उनकी ताकत बना कि वो कम बोलते थे
और ज़रूरी मौके पर ही बोलते थे, बहुत संक्षेप में बोलते थे। लेकिन यूपीए 2 में लोग कहते हैं कि ये जो उनकी जो प्लस पॉइंट था, पॉजिटिव पॉइंट था, यही उनका नकारात्मक बिंदु बन गया। लोग इसको लेकर शिकायत करने लगे। इसकी एक वजह ये भी है कि मीडिया हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया और मीडिया की ये दरकार होती है कि वो बोलते रहें। उनको मीडिया को चाहिए कि जैसे आप हैं, आपके पास अगर लोग बोलने वाले नहीं होंगे तो आपका तो चैनल नहीं चलेगा। प्राइवेट चैनल्स हैं, उनकी भी ये होती है। लेकिन उनका बड़ा साफ कहना इस बारे में है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि मैं वही मनमोहन सिंह हूँ जो यूपीए 1 के दौरान था। ये वही मनमोहन सिंह हैं जो 2004 में थे। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ में काम करने का मौका मिला जो कि 2004 में वही था और उसी शिद्दत से काम कर रहा था जो कि अब 2014 में कर रहा है, जबकि चुनाव पास में है। और तब भी कर रहा है जब वो ये कह चुका है कि मैं अब कैंडिडेट नहीं हूं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए। यही से जुड़ा मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। अब जबकि उन्होंने कह दिया कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, तो 2014 के जो जब चुनाव के मूड में पूरा देश जाएगा, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका क्या रहेगी? वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और जैसे पहले चुनाव में उन्होंने किया है और कई सारे इस बारे में बातचीत जो है वो चल रही है और पार्टी जो है वो चाहती है कि वो जाएं अलग अलग क्षेत्र में और उसके लिए प्रचार करें। तो वो प्रचार की तैयारी अब चल रही है और उसके बारे में जो आगे है वो आप अपने चैनल पे दिखाएंगे, बाकी चैनल वाले अपने उस पर दिखाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे मोटी मोटी बात यहाँ पर कह सकता हूँ अंत में कि 10 साल का अगर हम निचोड़ निकाल कर देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल का, उसमें हम कितनी भी खींचातानी कर लें, कितनी भी उसमें हम नुक्स निकाल लें, मीन मेक कर लें, वो काम है, पत्रकारिता का काम है और अच्छा काम है। मैं खुद पत्रकार रहा हूँ। लेकिन एक बात आगे चल के ये साबित हो जाएगी कि जैसे 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद के दौरान इस मुल्क ने देखे हैं, वैसे 10 साल चाहे वो आर्थिक प्रगति हो, चाहे वो हमारे नौजवान हो, चाहे वो हमारी शिक्षा हो, चाहे वो हमारी कृषि हो, इतने बेहतर 10 साल हमारे मुल्क में आज़ादी के बाद से नहीं हुए। चलिए, ये फैसला जैसे कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि इतिहास जो है वो लिखेगा भूमिका और इतिहास तय करेगा कि उनका काम कैसा था। और जैसा पंकज जी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने बारे में कम बोलते हैं, लेकिन जाहिर तौर पे इतिहास में जो कुछ लिखा जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और देश की जनता भी तय करती है, वक्त वक्त पे तय करती है। 2004 के बाद जब 2009 में चुनाव हुए थे तो लोगों ने दिखाया कि उनका भरोसा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह में है। अब सवाल यह है कि 2014 में किस तरह से जनता फैसला देती है, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। पर डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में यही कहूँगा कि कम बोला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस विशेष हमारे इंटरव्यू में, इस विशेष कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।